बाकी 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई ममता बनर्जी, कहा महिलाओं का अपमान करती है बीजेपी। बताएंगे आखिरकार क्यों दोस्तों केजरीवाल के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी निकली सड़कों पर, कहा मैं भी केजरीवाल नरेंद्र मोदी के जला डाले कई पुतले। आखिरकार क्यों दोस्तों बांग्लादेश में भारत, जी हाँ, बायकॉट के लग रहे हैं जमकर नारे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत और बांग्लादेश में बवाल मच गया है। और क्यों दोस्तों आम आदमी पार्टी को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा केजरीवाल को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, सही से उनको उनकी कानूनी जो प्रक्रिया है उसका वो मिलना चाहिए लाभ। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले मुझे डरा धमका नहीं सकते। दरअसल कल आपको बताते चले एचसी में केजरीवाल की सुनवाई थी। ईडी ने दोस्तों वही चाल चली जो वो हर बार चलती है। ईडी ने कहा कि फिलहाल जो केजरीवाल ने बेल मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी इनलीगली हुई है, क्या सबूत है हमारे पास, तो हमें इसके लिए टाइम चाहिए, हमें पढ़ना है इसको और 3 हफ्ते का हमें टाइम दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों केजरीवाल को लंबा जेल में रखने के लिए ईडी की चालबाजियां देखिए। जबकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ जवाब देने लायक कुछ चीज़ है ही नहीं पढ़ने लायक, और ईडी सिर्फ केजरीवाल को जेल में रखने के लिए जानबूझकर 3 हफ्ते का टाइम मांग रही है। हालांकि उस वक्त कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वो टाइम तो देना पड़ेगा ईडी को, लेकिन उसने कहा था कि 3 हफ्तों का नहीं, हम एक निश्चित टाइम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए कोर्ट में भी वही होता है जो ईडी चाहती है। ईडी दोस्तों टाइम मांगती है और उसको टाइम दे दिया जाता है। सवाल वही है, केजरीवाल को बीजेपी जेल में रखना चाहती है ताकि ना केजरीवाल प्रचार कर पाए ना चुनाव लड़ पाए, और वो बीजेपी की मंशा पूरी हो भी रही है क्योंकि जाहिर सी बात है ना बेचारा केजरीवाल बाहर प्रचार कर पा रहे हैं दोस्तों अपनी पार्टी का, और कब बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच देगी दिल्ली में ये भी कोई नहीं बता सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले ईडी सीबीआई पर किसी को भरोसा नहीं, ये सरकार के हथियार बन चुके हैं विपक्ष को डराने के लिए। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि ईडी सीबीआई को बीजेपी सिर्फ वेपन की तरह यूज़ करती है, यानी कि हथियार की तरह। राहुल गांधी ने कहा कि पहले जो संस्थाएं लोगों के लिए बनाई गई थी ईडी सीबीआई, आज उन संस्थाओं का बीजेपी दुरुपयोग करती है। बीजेपी ने अपने काम के चक्कर में इन संस्थाओं को बदनाम कर दिया है। अब कोई भी ईडी और सीबीआई पर भरोसा नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि हमें ईडी और सीबीआई से परेशानी नहीं है, लेकिन ईडी और सीबीआई जिसके लिए काम कर रही है उससे परेशानी है, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई सिर्फ वही करती है दोस्तों जो बीजेपी उससे करने को कहती है, वरना ईडी दोस्तों इतनी दूध की धुली है। चलिए बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, आज मैं बीजेपी से सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या ईडी इतनी दूध की धुली है दोस्तों कि वो बीजेपी के नेताओं के घर जाती ही नहीं? अगर निष्पक्ष ईडी काम करती, सबसे बड़ा सवाल का जवाब तो आपको यहीं मिल जाएगा, बीजेपी खुद भी मिल जाना चाहिए सवाल का जवाब। जो नरेंद्र मोदी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते फिरते हैं कि ये जांच एजेंसियां निष्पक्ष होती हैं, ये कभी ऐसा वैसा काम नहीं करती, तो आप समझिए दोस्तों जब ये निष्पक्ष होती हैं तो बीजेपी के नेताओं के घर पर क्यों नहीं जा रही है ईडी और सीबीआई? लगातार विपक्ष के घरों पर ही छापे पड़ते हैं, उन्हीं को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रचार से रोका जाता है। भैया अगर ईडी और सीबीआई ईमानदार होती ना तो सबसे पहले वो बीजेपी के नेताओं के घर पर छापे मारती। यहीं बैठे बैठे मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, आधे से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं के इतने बड़े बड़े घपले हैं कि अगर अभी रियल में ईडी और सीबीआई इनके ऊपर निष्पक्ष होती और काम करती ना तो आधे से ज़्यादा बीजेपी के नेता जेल के अंदर होते, खुद शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। ममता बनर्जी के ऊपर विवादित टिप्पणी करना दिलीप घोष को पड़ा महंगा, तो ले लिया यूटर्न, कहा मेरा ऐसा मतलब तो नहीं था। आप समझिए दोस्तों खुलेआम दिलीप घोष ने कहा था, कल मैंने आपको बताया था, बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी जहाँ जाती है वहाँ कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ, बंगाल में कहती है मैं बंगाल की बेटी हूँ, त्रिपुरा में जाती हैं कहती है मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ, और जहाँ भी जाती हैं वहाँ वो यही कहती हैं। तो पहले वो पता कर लें कि उनका बाप कौन है। अब आप समझिए दोस्तों इस तरीके का विवादित बयान बेसिकली अगर देखा जाए तो वो ममता बनर्जी पर तो सवाल उठा ही रहे हैं,
लेकिन ममता बनर्जी की माँ पे भी सवाल उठा रहा है वो कि पहले पता कर लें वो उनका बाप कौन है। इसका मतलब तो साफ एक ही होता है दोस्तों, जो मैं खुल के बता नहीं सकता, आप समझ गए होंगे कि डबल मीनिंग बात की गई है यहाँ पर। डबल मीनिंग बात को अब दिलीप घोष पलट गए। उन्होंने देखा कि हम बड़ा ज्ञान बांट रहे थे कंगना रनावत पर, जबकि सुप्रिया शिंदे ने तो दोस्तों पोस्ट किया भी नहीं था, वो किसी और यूज़र ने किया था उनके एक्स पर शेयर। लेकिन उसके बाद भी सुप्रिया शिंदे को कहते कि महिलाओं का अपमान किया है कंगना का। लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि बीजेपी से बड़ा महिलाओं का अपमान करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें महारत हासिल कर रखी है, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को पे ऊपर जमकर गरजे दोस्तों पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। प्रधानमंत्री के तमाम दावों को बताया झूठा और फर्जी। दरअसल दोस्तों रघुराम राजन पूर्व गवर्नर, उन्होंने खुलासा किया है प्रधानमंत्री के खुलेआम झूठ का। दरअसल दोस्तों आजकल प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि हमें जिताओ आप, अभी हमारा 10 साल में कुछ नहीं हुआ है देश में, हम देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि देश तो आगे नहीं जा रहा है और ना देश में कोई तरक्की हो रही है। लेकिन मोदी सरकार लोगों को ये झूठा दिलासा दे रही है कि 2047 तक देश को जो है विकसित भारत बना देगी। इस पर अब पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनावी नेताओं की बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, ये सिर्फ चुनावी प्रचार की भाषा है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राज्य बन जाएगा, ये नामुमकिन है। जो लोग भारत को विकसित राज्य बनाने की बात कर रहे हैं दोस्तों खुद ही पूरे बर्बाद हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर बात होती रहती है, लेकिन इधर सरकार की नीतियाँ सेम टू सेम है। और ऐसे में अब ये देखना भी होगा कि फ़िलहाल क्या होता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं दोस्तों कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। विपक्ष ने सरकार के हर मुद्दे को घेर लिया है, क्योंकि विपक्ष समझ चुका है कि बीजेपी इस वक्त राजनीति से खेल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की जीत होगी चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल तमाम देश में बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन मुद्दों को दबा रही है, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो दोस्तों या फिर जो है CAA का मुद्दा हो। हर मुद्दे से बीजेपी किनारा झाड़ लेती है। आज हमने देखा है कि कैसे ईवीएम को लेकर मुद्दे सबसे गरमाया हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम को हटाने के चक्कर में दिख नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बार बार ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को रोका जा सके, और चुनाव आयोग भी दोस्तों बीजेपी के पक्ष में ही फैसले करता है। इसीलिए आपको बताते चले आने आज ये जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर कांग्रेस पूरे अपने दिग्गज तरीके से थी, लेकिन यहाँ पर रोका जा रहा है। और उधर अखिलेश ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार बीजेपी कुछ भी कर ले, चाहे वो ईडी का रास्ता अपना ले या फिर कुछ भी कर ले। तो इसी को लेकर दोस्तों जो है यहाँ पर वो शुरू हो गई वॉर, और इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि अब सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं दोस्तों। और इस सरकार को सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है विपक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मिटाने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि देश का विकास दोस्तों बहुत समझदार और बहुत ही सही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर घमासान मच गया दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल तमाम चीज़ों को लेकर इस सरकार को निकलना ही पड़ा। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चलें, अब जो खास कर TMC है उसने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी है। उनका कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी और बीजेपी के नेता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी से ये पूछना कि तुम्हारा बाप कौन है पहले पता करो, ये भारी पड़ गया बीजेपी को। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी है। यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके खास करके उनके चरित्र पर और उनके सवाल उठा रही है, उनके माँ के चरित्र पर। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी से भी ये पूछना कि तुम्हारा बाप कौन है पता करो, इसका मतलब तो आप यही है कि उनकी माँ की परवरिश और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने का काम कर रहे हो। हालांकि कल फिर पलटी भी मार दी बीजेपी के नेता ने, लेकिन उससे क्या है दोस्तों, कह तो दिया जो उन्हें कहना था। और इसीलिए अब चुनाव आयोग पहुँच गई है TMC। आपको बताते चले दोस्तों, EVM के ख़िलाफ़ उतरा पूरा इंडिया गठबंधन। कहा EVM से चुनाव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए।
है। दरअसल आपको बताते चले विपक्ष किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का साफ कहना है कि वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करता, उसे बैलेट पेपर पर ही यकीन है। विपक्ष ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराया जाएगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन अगर बैलेट से नहीं कराया गया तो चुनाव दोस्तों बीजेपी के हिसाब से ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग भी इसमें दोस्तों आप समझिए बिल्कुल चुप बैठा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार चुनाव आयोग दोस्तों ऐसी बड़ी चीज़ों पर चुप क्यों है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा तो है नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की दोस्तों आंखें नहीं खुल रही हैं। सवाल ये उठता है भैया चुनाव आयोग को समझना चाहिए आज जो चीज़ें हो रही हैं, जिस चीज़ों पर जनता बात करना चाहती है उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे तो पहले ही देश से गायब कर चुकी है। अब वो चाहती है कि चाहे कुछ भी हो, कितनी गरीबी फैले, हम जो है वो चुनाव ऐसे ही जीतते रहेंगे। और दोस्तों ईवीएम के बल पर चुनाव जीतना बीजेपी की आदत बन गई है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि अगर बैलेट से पेपर से चुनाव हो गया तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी और इनकी पोल खुल जाएगी। यही कारण है जो चुनाव आयोग को भी दोस्तों इस पर लपेटा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी का फुल साथ दे रहा है ईवीएम को ना बंद कर। तो आप समझ सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो कैसे बीजेपी का पक्षकार बना हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी ने हमारे तमाम बैंक अकाउंटों को फ्रीज कर ये साबित कर दिया कि वो कांग्रेस से डरती है, उसे पता है कि अब की बार वो सत्ता में नहीं आ रही। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि वो जो बयान दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अब की बार लाल किले पर नहीं लहरा पाएंगे झंडा मोदी, वो सवाल का जवाब बिल्कुल सही साबित होगा। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है और वो लोग आंखें तकते रह जाएंगे जो दोस्तों बड़े बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं, जिनको लगता है कि बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों जब हार करीब आती है ना तो चाहे कितने ही हथकंडे अपना लो आपको हारना ही पड़ता है। बड़े बड़े राजा रजवाड़े नहीं टिक पाए दोस्तों, ये तो बीजेपी है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ है और वो ये है कि फ़िलहाल बीजेपी के हिंदुत्व की कांट सबसे पहले निकालना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव जीतने का काम करती है। और अब जिस दिन उसके हिंदुत्व की काट निकाल ली उस दिन बीजेपी भी सत्ता से गई और ये काम इंडिया गठबंधन करेगा, क्योंकि 24 में बीजेपी का जाना तय ही मानिए लगभग। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत बोले फिलहाल देश में और ख़ास कर महाराष्ट्र में गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो चुकी है, महाराष्ट्र में हम पूरी सीटें जीतेंगे। उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दे दिया है जो यहाँ पर संजय रावत ने कहा कि साफ साफ इंडिया गठबंधन की जीत देख सकते हैं लोग। यही नहीं, संजय रावत ने यह भी कहा कि बीजेपी इस चुनाव को टालना चाहती है और वो चाहती है कि ये चुनाव ना हो। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस चुनाव को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस चीज़ को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से इस मुद्दे को, इस चुनाव को टाल दे। लेकिन सरकार कुछ भी कर ले, इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो सत्ता से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय कर रहेगी। इसीलिए संजय रावत ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन मजबूत है, था और रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही कितनी कोशिश कर ले वो इंडिया गठबंधन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनते से ही भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी इसी लायक है। सबसे बड़ी बात ये, बीजेपी को सत्ता में जो लोग लाए ना दोस्तों वो लोग ही बीजेपी को बाहर करेंगे। और मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी दोस्तों सिर्फ देश के संविधान के साथ खेल रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि देश का संविधान आज भी वैसा ही है दोस्तों और हमेशा वैसा ही रहने वाला है, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाए ताकि देश का लोकतंत्र आज़ाद हो जाए और दोस्तों होकर रहेगा, क्योंकि फाइनली भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ पर ज़्यादा देर तक ऐसा अकेला नहीं छोड़ते वो लोग। और अब इसमें देखना भी होगा दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आ गई हैं और ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता तमाम लोग दोस्तों इस मुद्दे से वाक़िफ़ हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि वो सत्ता से बाहर चली जाएगी। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों बीजेपी तिकड़म लड़ाने में लगी है। विपक्ष के नेताओं से लेकर तो तमाम जगहों पर छापे मारने तक का गेम चल रहा है और ये गेम सब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव में बदलाव की ज़रूरत, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका भड़का। दरअसल आपको बताते चले अब अमेरिका ने भी फटकार लगा दी है, ख़ास करके केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़के दोस्तों अमेरिका ने कहा कि फ़िलहाल केजरीवाल को पूरी की पूरी कानूनी व्यवस्था मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को कानून की सहायता मिलकर सही तरीके से उनको हेल्प होनी चाहिए। दरअसल आपको बताते चला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जर्मनी और अमेरिका सब उतर आए हैं। सीधी सी बात यह है कि देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए विपक्ष के नेताओं को उठाया जा रहा है। और समझिए दोस्तों उनके लिए निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि 1 साल 2 साल हो जाते हैं, वो लोग जेल में ही बंद रहते हैं, ना कोर्ट उन्हें न्याय देता है दोस्तों। सीधी सी बात ये है, कई बार कोर्ट दोस्तों मिस कर जाता है और वो चीज़ जनता खलती है। आप समझिए जब अदालत पर ही सिर्फ भरोसा होता है और अदालत ही उन लोग को दोस्तों लंबे समय तक जेलों में पड़ा रहने देती है, तो फिर कैसा न्याय। अगर आदमी 2 साल बाद निकला, 4 साल बाद निकला, तो ये न्याय थोड़ी ना कहलाता दोस्तों। अभी देखिए आप के बेचारे कुछ लोगों को 17 लोगों को जो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, मुस्लिम थे, बम धमाके के आरोप में, रणनीति बनाने के और एक को दंगा फैलाने के आरोप में। वो 17 के 17 दोस्तों बेगुनाह निकले। कितने साल बाद निकले दोस्तों? पूरे 17 साल बाद जेल से बाहर आए। तो आप समझ सकते हैं कि बेचारों की ज़िंदगी निकल गई आधी तो पूरी। और कोई तो एक जो बताया जाता है जो अजमेर बम धमाके के आरोपी थे, उनको तो यूं ही आरोपी बनाया गया था। वो उनको बाहर निकलते समय दोस्तों इतना लंबा लगा था, मतलब आप समझिए इतना बड़ा चीज़ जो हुई थी उनके साथ, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो हो गए थे। और ये साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल देश में इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ख़ास कर उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल सरकार की कई चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो बेचारी आम जनता से लेकर गरीबों के लिए बड़ी ख़तरनाक है। और अब तो राजनेता भी उसमें आ रहा है। पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, फिर केजरीवाल। आपको बताते चले दोस्तों बांग्लादेश में क्यों उठ रही इंडिया बायकॉट की मांग। जी हाँ, अब मुस्लिम उतरे सड़कों पर इंडिया बायकॉट को लेकर। दरअसल आपको बताते चले वी लव मोहम्मद। दरअसल होता यूँ है कि इंडिया में जैसे ही कुछ चुनाव वगैरह आते हैं या फिर कुछ होता है तो इंडिया में दोस्तों मुस्लिम विरोधी नारे लगने लगते हैं। कभी मोहम्मद पैगंबर को कहा जाता है जो मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। तो इसी सब को लेकर बवाल मचा हुआ। और ये बवाल कोई और नहीं, जो शेख हसीना है उनकी विपक्षी पार्टी उठा रही है ये मुद्दा। आपको बताते चले बीएनपी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है और कह रही है कि भारत के सामान को बायकॉट करो, तमाम भारत का सामान बायकॉट किया जाए, भारत पर रोक लगाओ। दरअसल आपको बताते चले हमारे इंडिया पर रोक लगाने की मांग चल रही है और कहा जा रहा है कि वहाँ का सामान बायकॉट करो, लेकिन दोनों पार्टियाँ आपस में भिड़ रही हैं। आपको बताते चले जो बीएनपी पार्टी है वो सत्ताधारी पार्टी की, मतलब विपक्ष एक तरीके से, जैसे यहाँ तमाम विपक्ष उस तरीके से विपक्ष की पार्टी है। और वो सत्ताधारी पार्टी शेख हसीना की जो है वो कह रही है कि भारत के सारे सामान को बायकॉट नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर लोगों की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी और कई चीज़ें और होंगी। लेकिन आपको बताते चलें जो विपक्षी पार्टी है वो साफ कह रही है कि भारत में जिस तरीके की बयानबाजियाँ होती हैं जो पैगम्बर मोहम्मद को लेकर या फिर मुस्लिमों को लेकर, उससे वो लोग नाराज़ हैं। और आपको बताते चले बांग्लादेश में इस चीज़ की जो विपक्षी पार्टी है वो तेज़ ये मुद्दा उठा रही है, जिससे कि वहाँ पर हंगामा मच गया है। तो एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो चीज़ें होंगी उसको रोकने की वो फर्जी चलेगी। लेकिन हमने एक चीज़ आपको बताई है कि फ़िलहाल दोस्तों सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और अब सरकार को दोस्तों सत्ता से जाना ही होगा। क्या अरविंद केजरीवाल, क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी, हर कोई बीजेपी के ख़िलाफ़ है। आम जनता भी बीजेपी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जनता भी यही चाहती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय हो जाए, वो सत्ता में अब ना रहे। और मुझे भी पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पर तमाम ये चीज़ें होनी ये इसको ये आ जाए। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल इन चीज़ों के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी और इन चीज़ों पर रोक भी लगानी होगी। तो आप समझ सकते